बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आमिर इकबाल यूनियन एग्रीकल्चर पे आपका होस्ट आपको एक और एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। मोअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदार हज़रात, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आम के बाग़बान ज़िम्मेदार हज़रात के हवाले से है। आम जो है वो वतन अज़ीज़ में बहुत अरसे बाद इस तरह का साल हमें देखने को मिल रहा है जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि आम एक बहुत ही बम्पर पैदावार देगा इस साल। उसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं, अगर उनको वन बाय वन डिस्कस किया जाए तो उसमें मौसम का बहुत जल्द गर्म और खुश्क हो जाना, क्योंकि बेसिकली जो हमारा जो आम है उसकी काश्त का एरिया अगर आप देखें तो जनूबी पंजाब में मेजॉरिटली, और फिर सिंध का जो एरिया है जो जनूबी पंजाब से मुतसिल है, या इसको हम बालाई सिंध भी कहते हैं, इस एरिया में होता है। तो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में बहुत बड़ा एरिया है आम के बाग का। अब आम के बाग की हम बात कर रहे थे कि इसकी प्रोडक्शन बहुत बम्पर मुतवक्के है इस साल। उसकी वजूहात में मौसम का, आम को बेसिकली जो है वो गर्म और खुश्क आबो हवा चाहिए होती है। उसमें इसकी फ़्रूट राइपनिंग बहुत अच्छी होती है और फ्रूट का जो साइज़ है वो बहुत ग्रूम होता है, और फ्रूट का जो टेस्ट डिवेल्प होता है वो इस ख़ास एक आबो हवा और ख़ास एक सॉइल क्लाइमेटिक कंडीशंस इसको रिक्वायर्ड हैं, जो कि हमारे वतन अज़ीज़ में मौजूद हैं जनूबी पंजाब के हवाले से। वहाँ पर ये इस साल ये मौसम की वजह से ये जो है इसकी पैदावार बहुत मुतवक्के है, क्योंकि मौसम शुरू से ही ऐसे रहा है। खुश्क साली की कैफियत रही है। बारिशें हुई हैं लेकिन कम हुई हैं, वो भी बारिशें जो हैं ज़हमत का बाहिस ज़्यादा रहीं। उन्होंने वैसे तो बारान रहमत होती हैं, बारिश रब की रहमत है, अल्लाह पाक की तरफ से रहमत होती हैं हमेशा, लेकिन बारिशों ने इस दफ़ा ख़ासा नुकसान किया। लेकिन अगर फिर भी हम इसको कंक्लूड करें तो आम की जो पैदावार है वो हमारे देखने में बहुत अच्छी रहेगी। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, उसमें से हमने मौसम का ज़िक्र किया जो सबसे सर फ़हरिस्त है, क्योंकि पिछले सालों में आम की पैदावार कम होने में जो नुकसान होता था वो मौसम की वजह से ही होता था। अब आम की पैदावार में क्या बेहतरी है या किस वजह से मौसम का क्या किरदार है, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू है आम की एक बहुत अहम बीमारी है, जो कि आम की फ़सल में फ़ैसला कुन नुकसान करती है। फ़ैसला कुन नुकसान कोई अच्छे अल्फाज तो नहीं है, लेकिन जो होता है हम उसी को बयान करते हैं। तो उसमें जो है पाउडरी मिल्ड्यू का हमला जो है वो पिछले सालों से कम देखने में आ रहा है। खैर ये चीज़ें हैं, इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। आम के हवाले से एक बात और बहुत अहम है, हम अपने मोअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदार हज़रात को बताना चाहते हैं कि देखिए अभी पाकिस्तान में या दुनिया में जो है वो तरक्की की मनाजिल बड़ी तेज़ी से तय हो रही हैं। आम जो है पाकिस्तान का वो एक खालिस्तान एक्सपोर्ट लेवल की फ़सल है। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म, अपने चैनल्स, अपने पेजेस से आप ज़िम्मेदार हज़रात तक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आया करें जिससे आप एक्सपोर्ट लेवल की क्रॉप्स पर जा सकें और एक्सपोर्ट लेवल की मार्जिन्स जो हैं और प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। तो उसी सिलसिले में ये आज की एक कड़ी है। आम के हवाले से आम एक एक्सपोर्ट क्रॉप है। अभी पिछले साल में कोरोना या कोविड-19 की वजह से हालात ख़राब रहे, एक्सपोर्ट नहीं हो सका। तो अभी जो है इस साल उम्मीद की जा रही है कि आम की एक्सपोर्ट होगी और अच्छी होगी और अच्छे मार्जिन पर आम जो है वो जा सकेगा। अभी हम करंटली आज की वीडियो जो है इसका मकसद जो है वो आम के मौजूदा स्टेज और मौजूदा मसाइल के हवाले से है। अभी आम की स्टेजेस मुख्तलिफ चल रही होंगी। जो अर्ली वैराइटीज़ हैं आम की, जिसमें सिंधड़ी है, जिसमें दुसहरी है, जिसमें लंगड़ा है, अनवर टोल भी कुछ जो उसकी कलमें हैं वो अर्ली में आती हैं, कुछ लेट में भी होती हैं उसकी कलमें। तो लेकिन जिन वैराइटीज़ का मैंने ज़िक्र किया है ये अर्ली वैराइटीज़ हैं। इसमें फ़्रूट जो है वो राइपनिंग और फ्रूट जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है। तो अब इस स्टेज पर क्या करने की ज़रूरत है, क्या कौन से अहम पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उसके हवाले से बात करते हैं वन बाय वन। इरिगेशन, पानी, ये सबसे अहम और बुनियादी चीज़ है इस स्टेज के ऊपर। देखिए इरिगेशन का बहुत अहम ताल्लुक़ है फ्रूट के साइज़ और फ्रूट की राइपनिंग और मैच्योरिटी के हवाले से। तो ज़मीन पर वतर आने की सूरत में और खुश्की जैसे ही ज़मीन पर नमूदार हो, फ़ौरन आपाशी करनी चाहिए और भरपूर आपाशी करनी चाहिए।
और आप पाशी का वक्फ़ा अगर ज़्यादा लंबा करेंगे तो फ्रूट की जो राइपनिंग है और साइज़ जो है वो नहीं बन सकेगा। इस वजह से इरिगेशन जो है वो उसका किरदार यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम है। उसके अलावा डिजीज़ हैं, डिजीज़ और पेस्ट हैं। डिजीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो मोस्टली जो है यहाँ पर वो पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है। पाउडरी मिल्ड्यू भी, एंथ्रेक्नोज़ को मुँह सड़ी भी कहा जाता है। तो ये दोनों बीमारियाँ जो हैं ये आम के बागों में पाई जाती हैं, और ख़ास तौर पर जो पुराने बाग हैं जहाँ पर छाँव ज़्यादा रहती है, जहाँ पर डायरेक्ट सन की लाइट जो है, धूप की रोशनी जो है वो ज़मीन को टच नहीं करती है, उन खेतों में ये मसला ज़्यादा होगा, उन बागों में। तो उन बागों में जो है इसके लिए मुतलका जो है वो फफूंदी कुश अद्वियात का इस्तेमाल जो है उनकी सिफारिश की जाती है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट शुजाबाद जो हैं और जो मैंगो के बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी माहिराना राय भी है। उसके अलावा हमारा जो स्टाफ़ है वो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उसमें मोस्टली लोग, तो हम भी ये जो है इसमें फ़ील्ड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं हमारे। बहुत अरसे से जो है हम फील्ड में इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, और उसके अलावा इसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी देखते रहते हैं साथ साथ। तो इसमें रिकमेंड किया जाता है कि पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए कोनाजोल ग्रुप की कोई ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें पेनकोनाजोल हो सकती है, डाइफेनकोनाजोल प्लस एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन हो सकती है, उसके अलावा टेबोकोनाजोल हो सकती है। ये केमिकल्स वो हैं जो पाउडरी मिल्ड्यू को भी और साथ में एंथ्रेक्नोज़ दोनों को बहुत भरपूर कंट्रोल करते हैं। अगर बीमारी आई हुई है तब भी उसका कंट्रोल करते हैं, और अगर बीमारी नहीं आई तो ये एज ए प्रिवेंटिव भी उसको जो है वो एक हिफाजती तय फराहम करते हैं। प्रिवेंटिव भी हैं और क्यूरेटिव भी हैं। उसके अलावा एक और बहुत अहम मसला चल रहा है यहाँ पर आजकल आम के बागों में, जो मैंगो हॉपर है, आम का जो तेला है, उसका शदीद हमला मुशाहिदे में है। उसकी वजह है क्योंकि मौसम जो है वो निस्बतन गर्म और खुश्क चल रहा है। तो ये जो मौसम है ये आम के तेले के लिए बहुत आइडियल एग्रो क्लाइमेट है। टेम्परेचर और साइल कंडीशंस बहुत ज़बरदस्त होती हैं उसके लिए, तो ये बहुत डैमेज करता है, और इसका डैमेज बहुत तेज़ी से होता है। कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे पेस्ट्स के मुकाबले में देखें तो ये आम का मोस्ट डेंजरस पेस्ट है। तो इसका हमला बहुत तेज़ी से और मुशाहिदे में देखा गया है, और मुशाहिदे में रहा है तो इसके हवाले से हम रिकमेंड करते हैं कि स्पेशल केयर आपको करनी चाहिए। स्पेशल केयर से मुराद ये है कि देखें इसके हवाले से इसका डैमेज जो है वो इवन फ्रूट तक जाता है। पहले ये दरख्त की जो तने हैं वहाँ पर होता है, फिर लीव्स पर शिफ्ट हो जाता है, फिर न्यू पेनिकल्स, फिर फ्रूट तक जाता है। अभी जो मतलब लेट वैरायटीज़ हैं जिनमें सर फहरिस्त चौंसा है हमारे पास, समर है, बहिश्त है, तोतापरी है, या इस तरह की जितनी भी लेट वैरायटीज़ हैं हमारे पास, ख़ास तौर पर उसमें चौंसा, क्योंकि लेट चौंसा की बहुत सारी न्यू वैरायटीज़ हैं हमारे पास जो अंडर ट्रायल्स भी हैं और जो अंडर बहुत सारे नए एरियाज़ पर काश्त भी हो रही हैं। और मैंगो ने पिछले कुछ अर्सा में अपना एरिया ग्रो भी किया है, ये भी पाकिस्तान के हवाले से एक अहम बात है। तो उसमें जो लेट वैरायटीज़ हैं उसको ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अर्ली वैरायटीज़ को तो ये डैमेज कर ही रहा होगा, लेकिन लेट वैरायटीज़ पे इसका डैमेज जो है वो ज़्यादा, इसका नुकसान जो है वो ज़्यादा कातिल साबित होगा। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके कंट्रोल के लिए अगर आप रूटीन के केमिकल्स इस्तेमाल कर चुके हुए हैं तो फिर स्पेशलाइज्ड केमिकल्स का सहारा लेना चाहिए। वो सिफारिश की जाती है उनको इस्तेमाल किया जाए। उसमें नाइटन पायरम ग्रुप है, उसमें फ्लोनिकामिड ग्रुप है, उसमें और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये चंद काबिल ज़िक्र हैं जिनकी हम आपको सिफारिश कर रहे हैं। तो उसके अलावा सबसे जो अहम और इम्पॉर्टेंट स्टेज है यहाँ पर आम के बाग के हवाले से, वो चाहे अर्ली वैरायटी का हो चाहे लेट वैरायटी का हो, वो है उसकी फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट प्रोग्राम। अभी बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि फर्टिलाइज़र का एक बैलेंस और रूटीन प्लान होता है जो कि हम आम के ऊपर लॉन्च करते हैं जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद से। तो अब पता नहीं हमारे ज़िम्मेदार हजरात उसको फ़ॉलो करते हैं या नहीं करते, या वो लोग जो उसको फ़ॉलो नहीं कर सके, या वो लोग जो आम की बहुत अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं वो हमारे इस फर्टिलाइज़र प्लान को अडॉप्ट करके, तो आम की जैसे टेम्परेचर, मौसम और इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा है आम के फसल को आजकल,
तो उसमें जो है ये फर्टिलाइज़र प्लान अडॉप्ट करके, इख्तियार करके बहुत अच्छी प्रोडक्शन हासिल की जा सकती है। वो क्या है कि चूँकि अभी आम के ऊपर फ्रूट की स्टेज डेवलप हो चुकी हुई है और फ्रूट की स्टेज पे हम रिकमेंड करते हैं कि इसको आप हर किस्म की बैलेंस डाइट दें, बैलेंस न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल करें। अब उसमें क्या है, यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि इसको नाइट्रोजन फ़राहम की जाए। नाइट्रोजन के बगैर अच्छा साइज़ नहीं बन सकेगा। नाइट्रोजन के जो मुतबादिल इंतज़ाम है उनमें हमारे पास यूरिया है, अमोनियम सल्फ़ेट है, नाइट्रोफास है, उसके अलावा केन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि गवारा, ये भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब फास्फोरस और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है वो नाइट्रोफास या एनपी की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ऐसे इलाकों के बाग जो कड़वी ज़मीनें या कलराठी एरिया है जो जहाँ पर वहाँ पर नाइट्रोफास का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर चूँकि साइज़ की बल्किंग हो रही है तो उसमें और टेस्ट को बेहतर करने के लिए पोटाशियम सल्फ़ेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पोटाशियम सल्फ़ेट इस्तेमाल की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर जिंक सल्फ़ेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि फ़ास्फोरस और जिंक के इस्तेमाल में 25 से 30 दिनों का गैप होना चाहिए। तो इसके हवाले से हम आपको बता दें कि गैप क्यों रखा जाता है। गैप इसलिए रखा जाता है कि जब फ़ास्फोरस और जिंक की एप्लीकेशन इकट्ठे की जाए या कुछ अरसे में की जाए तो ये जिंक फॉस्फाइड मिलके एक टॉक्सिक केमिकल यानी कि जहरीला केमिकल बनता है जो कि नुकसान का बायस होता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं और ज़रूरी माहिरीन भी इसको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको 25 दिन के बाद या 25 दिन के गैप से दोनों केमिकल्स का इस्तेमाल करें, दोनों न्यूट्रिएंट्स का। उसके अलावा पोटाशियम सल्फ़ेट इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, इनकी अगर टारगेट फोकस और अगर अच्छा एफिशिएंट चाहिए, यहाँ पर टारगेट फोकस से मुराद ये है तो इन न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी किया जा सकता है डायरेक्ट फल पर। अब उसके लिए लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि स्प्रे के हवाले से ये ना हो कि स्प्रे इतनी तेज़ धार से किया जाए या इस तरीके से किया जाए कि छोटा पल हो जहाँ पर वो डैमेज हो। स्प्रे की फुहार दूर से रखी जाए और एक काइंड ऑफ रेनफॉल, एक प्लेजेंट रेनफॉल, एक खुशगवार बारिश की सूरत में वो स्प्रे हो ताकि वो फल को मुतासिर ना कर सके। क्योंकि इस वक्त जो फल की जो पेनिकल होती हैं, जो उसकी डंडियाँ होती हैं जिनसे वो तनों से या डंडियों से अटैच होता है, वो बड़ी नाजुक और बड़ी छोटी होती हैं और चूँकि वेट ले रहा होता है फल बहुत तेज़ी से, तो ये स्प्रे कोई भी कर रहे हो उसके दौरान ये एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और आबपाशी के हवाले से भी ये अहम और ज़रूरी बात है कि आजकल जक्खड़ वाली आंधियों का भी मौसम का आगाज़ होने वाला है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आबपाशी का ख्याल करना चाहिए। तो आम के बाग के हवाले से ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं और ख्याल रहे दोस्तों कि ये जो रिकमेंडेशंस हम आप तक लेके आते हैं इनके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत साल हर साल का तजर्बा होता है और इसके पीछे मुख्तलिफ़ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स, मुख्तलिफ़ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स, मुख्तलिफ़ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स, नेशनल रिसर्च सेंटर्स, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स, मुख्तलिफ़ जर्नल्स और इन तमाम इंफॉर्मेशंस को हम कैलकुलेट करके इनको एक एम्फिसाइज़ करके और एक बाकायदा पैटर्न में सिमेट्री में लाकर आप दोस्तों तक लेके आते हैं ताकि आप इसको अपनी प्रैक्टिकल जब आप अपने फार्म पर अप्लाई कर सकें तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हों और आप ये रिसर्च और तहकीक के मरहले से आपको ना गुज़रना पड़े और आप डायरेक्ट जो है वो फ्रूट तक और डायरेक्ट जो है वो मार्जिन तक जा सकें। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल और पेज को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी इस तरह की मालूमाती वीडियोस हैं या व्लॉग्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचते रहेंगे और आप उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए और आपको आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़